श्याम बाबू गांव की अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर दोनों बेटा के कहने पे शहर क्यों चले गए? क्या शहर जाकर अपने दोनों बेटा और बहू के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर पाए? उनकी पत्नी का क्या हुआ जो बूढ़ी थी एवं बीमार एवं लाचार थी? दोनों बेटा बहू मिलकर उनकी सेवा कर पाए क्या? जब पत्नी नहीं रही इस दुनिया में तो श्याम बाबू का क्या स्थिति रहा? श्याम बाबू को वृद्धाश्रम भेजने पर श्याम बाबू ने क्या एक्शन लिया? श्याम बाबू कौन सा कदम उठाए जो पूरे समाज के लिए एक मिसाल बन गया? तो पूरी कहानी को आप जानेंगे इसी वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट में इस कहानी संबंधित अपना विचार जरूर लिखिए। आइए पूरी कहानी को हम सभी सुनते हैं। श्याम बाबू को दो पुत्र थे। दोनों पुत्र शहर में अपनी जिंदगी को जी रहे थे। जब एक पर्व में वो दोनों पुत्र और दोनों बहू घर आई। पुत्र का नाम था सोनू और मोनू, सोहन जी और मोहन जी। जब दोनों घर आए तो अपने माता पिता से विचार किए कि गांव की ज़मीन को हम सभी को बेच देना चाहिए और बेचकर शहर में एक अच्छा सा बड़ा सा फ्लैट लेंगे और सभी को हिलमिल कर रहेंगे। श्याम बाबू अपनी पत्नी शकुंतला से विचार किए कि देखो बच्चे लोग के साथ अब बुढ़ापा काटना है, वो जहाँ खुशी रखना चाहे चलो वहीं रहते हैं, गांव की ज़मीन को बेच देते हैं। गांव की ज़मीन को पूरा बेचकर सभी शहर आ जाते हैं और शहर में एक बड़ा सा बिल्डिंग, बड़ा सा हवेली बनवाते हैं और उसी में दोनों भाई यानी सोनू और मोनू और श्याम बाबू अपनी पत्नी के साथ रहने लगते हैं। छोटे छोटे पोता पोती थे, उसी के साथ उनकी ज़िंदगी कट रही थी, आराम से ज़िंदगी गुजर रही थी। इसी बीच एक हादसा होता है और इनकी पत्नी बीमार हो जाती है। बीमार होने के बाद लाख इलाज होता है लेकिन बच नहीं पाती है, वो इस दुनिया से चली जाती है। अब श्याम बाबू अकेले रहने लगते हैं। उनकी ज़िंदगी बहुत कष्टप्रद हो चली है क्योंकि पत्नी के रहते जो सुख सुविधा था वो अब तो है नहीं। खाना के लिए भी मांगना पड़ता था। बच्चे लोग अब उनके नज़दीक नहीं आते थे। पढ़ाई लिखाई का बात हो या कोई और बात हो जिस कारण से बच्चे उनके नज़दीक नहीं आते थे। दोनों बहू भी अब उनकी उतनी सेवा नहीं करते थे जितनी पहले करते थे। बेटा भी उदासीन रहने लगा था। अब दवाई के लिए भी कहते थे तो बेटा कहता था ठीक है पापा कुछ दिन में ला देंगे। बहू कहती थी कितना दवाई अब खाइएगा जीवन भर, अब भगवान का नाम लीजिए, दवाई वगैरह छोड़िए। लेकिन शुगर और ब्लड प्रेशर के लिए तो दवाई खाना ही पड़ता है, ये समझाते थे अपने बहू को, बेटा को, लेकिन वो नहीं मानते थे। कभी कभी कोई दवा लाकर दे देते थे। कुछ दिन के बाद दोनों बेटा विचार करते हैं, दोनों बहुएं विचार करती है कि पापा जो रूम रखे हुए हैं वो रूम यदि खाली कर देते तो उसमें एक अच्छा सा गेस्ट रूम बन जाता। अब पापा को नीचे स्टोर रूम में हम सभी शिफ्ट कर देते हैं। और यही करते हैं। जब घूमने के लिए वो चले जाते हैं मॉर्निंग वॉक में, उधर से आते हैं तो देखते हैं उनका सामान स्टोर रूम में रखा हुआ है। बच्चे कहते हैं इनसे कि पापा अब ऊपर जाकर आप क्या कीजिएगा, आप नीचे स्टोर रूम में ही रहिए। वहाँ सुविधा का अभाव था लेकिन फिर भी वो स्टोर रूम में रहने लगते हैं। इसी बीच फिर दोनों भाई विचारते हैं, दोनों बहुएं विचारती है कि यहाँ रहते हैं तो उनकी जिम्मेवारी हमें उठानी पड़ती है। खाना खिलाओ, स्नान किए कि नहीं वो देखो, उनका सेवा करो। इससे तो अच्छा था कि इन्हें किसी वृद्धाश्रम में रख देते हैं। सभी एक मन से स्वीकार हो जाते हैं कि हाँ चलो इन बूढ़े से पिंड छूटेगी, और वे भूल जाते हैं कि वो अपने गाढ़े खून पसीने की कमाई से इस महल को बनाए हैं, इस घर को बनाए हैं, और उसी को घर से बेदखल करने की बात वो करने लगते हैं। ये बात जब श्याम बाबू के साथ होती है तो श्याम बाबू कहते हैं कि कुछ दिन का हमको मोहलत दे दो, एक सप्ताह का। एक सप्ताह के बाद मैं स्वयं चला जाऊंगा, जहां तुम कहोगे वहां चला जाऊंगा। इस बीच मॉर्निंग वॉक के समय में अपने मित्र से विचारते हैं कि देखो मेरे साथ ऐसी ऐसी बात है। वो मित्र कहता है घबराइए मत, मेरा बेटा एक बहुत अच्छा वकील बन गया है, मैं अपने बेटा से सारी बात कहता हूँ। और वो अपने बेटा से सारी बात कहते हैं और एक संडे के दिन अपने बेटा को लेकर श्याम बाबू के घर पे आते हैं। स्टोर रूम में बैठते हैं और स्टोर रूम में बैठने के बाद अपने दोनों बेटा और बहू को भी बुलाते हैं।
जब बेटा आता है तो देखता है कि मेरे पिताजी का मित्र आया हुआ है, तो कहता है नहीं अंकल जी चलिए ऊपर ही बैठ के बात करते हैं। तो वो कहता है नहीं, श्याम बाबू कहते हैं नहीं, तुमने इन्हें नहीं बुलाया है जो अपने ड्राइंग रूम में बैठाओगे, मैंने इन्हें बुलाया है, तो मैं जहाँ रहता हूँ वहीं इनसे बात करूँगा। श्याम बाबू के मित्र, उनका बेटा वकील, वो दोनों वहाँ बैठे हुए हैं। ये दोनों बहू और बेटा भी आते हैं और बैठते हैं। श्याम बाबू कहते हैं कि देखो मुझे वृद्धाश्रम तुम लोग भेजना चाहते थे, बहुत अच्छी बात कहे हो कि वहाँ बहुत सुख सुविधा होता है बूढ़े लोगों के लिए, बहुत ही अच्छा है, अब बहुत हाईटेक है, वहाँ पर फैन लगा हुआ है, टीवी लगा हुआ है और बूढ़े लोगों का संगत मिलेगा तो हमें अच्छा रहेगा। तुम्हारी बात मुझे बहुत अच्छी लगी है और यही बात मैं अपने मित्र से बात किया हूँ, उन्होंने कहा है कि वृद्धाश्रम तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसके लिए हम लोगों को बहुत ही अच्छा प्रयास और प्रयत्न करना चाहिए कि वृद्धाश्रम और अच्छा बने, जिससे बूढ़े लोगों को अंत समय में बहुत ही खुशी का एहसास हो, परमात्मा का नाम ले और परमात्मा का नाम लेते लेते खुशी खुशी वो इस संसार से विदा हो जाए। तो कुछ हमारा जो भतीजा है यानी हमारे मित्र का जो बेटा है वो लिख कर लाया है, वो पढ़ता है, तुम लोग सुन लो। सभी खुश हो जाते हैं कि चलो वसीयत लगता है कि मेरे दोनों के नाम से होने जा रहा है, यानी सोनू जी और मोनू जी दोनों खुश हो जाते हैं कि चलो वसीयत लगता है मेरे नाम होने जा रहा है। दोनों बहुएं भी खुश हो रही है कि चलो अभी बूढ़े से पीढ़ी छूटेगा और आराम से हम दोनों भाइयों की, हम दोनों बहुओं की ज़िंदगी कटेगी। और वो पढ़ना शुरू करते हैं वकील साहब, और वकील साहब जो पढ़ते हैं उसका सार यही था, यानी सारांश यही था कि ये सारी जो बिल्डिंग है, वो महल जो वो बनाए थे, ये सारे बिल्डिंग मैं शकुंतला देवी वृद्धाश्रम के नाम करता हूँ। उनकी पत्नी का नाम शकुंतला था जो इस संसार में नहीं है, उसके नाम करता हूँ। और इस घर को वृद्धाश्रम बनाने के लिए मैं अपनी जो जमा पूंजी है, थोड़ा सा जो खेत बचा हुआ है गांव में, उसको बेचकर मैं इसको वृद्धाश्रम बनाऊंगा और इसमें बिल्कुल हाईटेक व्यवस्था रखूंगा, जिस व्यवस्था में पंखा, एसी, कूलर सभी होंगे, बड़ा सा डिस्प्ले टीवी होगा और जो बुजुर्ग आएंगे उनको मान सम्मान से वस्त्र और क्या कहते हैं दवाई की कमी नहीं होगी और इस संसार से विदा होंगे तो एक शानदार सवारी उनकी निकलेगी कि लोग देखेंगे, कहेंगे शकुंतला वृद्धाश्रम में रहने वाले की ज़िंदगी बहुत ही हसीन होती है। ये बात सुनते ही दोनों बेटा दोनों बहुओं बिल्कुल जोर जोर से रोने लगे, कहने लगे पापा ये आपने क्या किया, पापा ये आपने क्या किया, कैसे हम लोग रहेंगे, कहाँ रहेंगे। पापा कहें कि देखो बेटा घबराने की बात नहीं, अभी तुम्हारे अंदर खून में जोश है, उमंग है, अभी युवा हो, तुम लोग जो काम करते हो जाओ एक फ्लैट किराए पे ले लो, दोनों फ्लैट किराए पे ले लो और वहाँ रहो और अपनी ज़िंदगी आराम से गुजारो। लाख अनुनय विनय करता है दोनों बेटा, लेकिन ये नहीं मानते हैं और इस घर को एक अच्छा सा वृद्धाश्रम बनाते हैं और ऐसा वृद्धाश्रम बनाते हैं कि वो एक मिसाल बन जाता है और यहाँ पर आने वालों की तांता लग जाती है और ये वृद्धाश्रम ऐसा शानदार हाईटेक सिस्टम से बनता है कि लोग देखते ही कहते हैं घर से भी ज़्यादा आराम यहाँ है, घर से ज़्यादा सुख शांति यहाँ है। हम वृद्धाश्रम का पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन ऐसा कुपात्र बेटा होगा तो क्या करेंगे लोग। इसलिए हम सभी हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि अपने बूढ़े माँ बाप का आदर करें, सम्मान करें और उसे बिल्कुल प्यार दें, क्योंकि वो प्यार आप पर लुटाए हैं, अपने जान लुटाए हैं, आप उनके जिगर के टुकड़ा हैं। उसी तरह आप भी अपने माता पिता को अपना जिगर का टुकड़ा समझें। वो है तो आपकी खुशी है, वो नहीं है तो आपकी खुशी नहीं है। वो दुखी रहेंगे तो आप भी दुखी होंगे। इस तरह हम सभी ने देखा कि एक अच्छा कदम बच्चे को सुधारने के लिए उठाया जाए तो कोई बुरा नहीं है। बस एक छोटा सा संदेश मैं देना चाहता था आप लोगों के बीच। मैं कितना सफल हो पाया ये तो आप कमेंट में लिखकर हमें बताएंगे। तो बस यही आशा करता हूँ कि मेरा जो ये कहानी है बिल्कुल काल्पनिक है। आप सभी इससे कितने प्रभावित हुए हमें कमेंट में अपना विचार लिखकर जरूर भेजें। साथ ही यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, लाइक करें, कमेंट में तो विचार यही लिखेंगे। इस वीडियो को अन्य भाई बहनों के पास भी शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम।